हेलो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो आज का प्रश्न संबंधित है सुरक्षा से, जो कि जीएस पेपर थर्ड के अंतर्गत आता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। यथोचित उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं। इस खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो प्रश्न में फर्जी खबरें कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं और खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो हम फ्रेमिंग इसकी कर लेते हैं। फर्जी खबर, पहले तो ये देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, फर्जी खबर का क्या मायने हैं। दूसरा देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कैसे करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कैसे करता है। ठीक। तीसरा इसमें टॉपिक डालेंगे कि खतरों का सामना करने के उपाय। और अंत में निष्कर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग करके, तो पहला पॉइंट आ रहा है, इसका पहले हम अर्थ लिखेंगे। फर्जी खबर का क्या अर्थ है? ऐसी झूठी या भ्रामक जानकारी से है जो लोगों को गलत सूचना देने और धोखा देने के लिए प्रामाणिक समाचार के रूप में लाई जाती है सामने। और इसका उद्देश्य होता है कि लोगों के विचारों को प्रभावित करना, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना या जनता के बीच भ्रम उत्पन्न करना, ये सब इसका उद्देश्य होता है। पहले के समय में लोगों तक इतनी जल्दी न्यूज़ पहुंचा नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन तकनीकी विकास और इंटरनेट की जो पहुंच बढ़ रही है हाल के दिनों में, तो उसमें फर्जी खबरों के प्रसार बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका अर्थ लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्जी खबरों से तात्पर्य, क्योंकि हम अर्थ लिखेंगे, तात्पर्य ऐसी झूठी या भ्रामक जानकारी से है जो पाठकों को गलत सूचना देने और धोखा देने हेतु प्रामाणिक समाचार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसके साथ इसका उद्देश्य भी लिख देंगे। इसका उद्देश्य पाठकों के विचारों को प्रभावित करना, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना या जनता के बीच भ्रम उत्पन्न करना। ठीक है, फिर दो लाइन आप और लिखते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे कि तकनीकी विकास और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ हाल के दिनों में फर्जी खबरों के प्रसार में तेजी आई है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे आप। तकनीकी विकास और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ हाल के दिनों में फर्जी खबरों के प्रसार में तेजी आई है। ठीक है,
अब हमारा एक पॉइंट था कि एक तो हमें अर्थ बताना था, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे ये प्रभावित करेगा फर्जी खबर। ठीक है, तो अब हमें वो बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक लाइन और यहाँ ऐड कर देंगे कि इनकी निम्नलिखित तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने की संभावना है। ठीक है, फिर हम पॉइंट वाइज देखते जाएंगे कैसे कैसे प्रभावित करेगा। तो इनकी निम्नलिखित तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने की संभावना होती है। ठीक है, अब हम पॉइंट वाइज शुरू करेंगे। आप एक पॉइंट ये डाल सकते हैं कि कानून और व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल लीजिए आप कि कानून और व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। कानून और व्यवस्था में व्यवधान फर्जी खबरें कैसे करता है? जैसे कहीं झूठी हिंसा की खबर फैला दी जाए, या आतंकवादी हमला कुछ हुआ, या आपदा आई है, उससे संबंधित कुछ फर्जी खबरें चलाकर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देती है ये फर्जी खबरें। कि अगर कहीं हिंसा हुई, 1 लोग 2 लोग की मृत्यु हुई, फर्जी खबरें चलाकर कि 200-400 लोगों की मृत्यु हो गई, इस समुदाय ने उस समुदाय को मार दिया, ऐसे करके जब फर्जी खबरें चलती है तो उससे क्या होता है, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है और सार्वजनिक जीवन में उससे गतिरोध उत्पन्न होता है, समस्या आती है और कानून व्यवस्था की स्थिति तो बिल्कुल खराब हो जाती है। क्योंकि जब बहुत बड़ी भीड़ बाहर निकलती है तो कानून व्यवस्था तो खराब हो जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि मार्च 2020 में जो हिंसा हुई थी, हिंसा की झूठी खबर फैल गई थी दिल्ली में, उससे बहुत से हिस्सों में लोग बहुत दहशत में आ गए थे और यहाँ तक कि कुछ मेट्रो स्टेशन भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। तो आप इसका जिक्र इसमें कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है समाज में भीड़ की संस्कृति को प्रोत्साहन। जो मॉब लिंचिंग आप देख रहे हैं तो वो आप यहाँ जिक्र करेंगे। तो समाज में भीड़ या मॉब भी लिख सकते हैं। तो भीड़ की संस्कृति को प्रोत्साहन जो मिल रहा है, समाज में भीड़ की संस्कृति को प्रोत्साहन। ठीक है, फर्जी खबरों का प्रयोग किया क्यों जा रहा है? तो जैसे आप इसमें पॉइंट डालेंगे कि फर्जी खबरों का प्रयोग घृणा उत्पन्न करने के लिए, जनमत का ध्रुवीकरण करने के लिए, या उग्रवाद और अभद्र भाषा को उकसाने के लिए फर्जी खबरों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर इसके परिणाम को भी लिखेंगे कि इसके परिणाम से सार्वजनिक संस्थानों या प्रक्रियाओं में लोगों का विश्वास कम हो जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप डालेंगे इसमें, तो आप डाल सकते हैं, इसमें आप ये पॉइंट डालेंगे कि फर्जी खबरों का प्रयोग घृणा उत्पन्न करने के लिए, या जनमत का ध्रुवीकरण करने के लिए, या अभद्र भाषा प्रयोग करने के लिए, उकसाने के लिए फर्जी खबरों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या सार्वजनिक संस्थानों या प्रक्रियाओं में लोगों का विश्वास कम हो जाता है। और फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हैं कि व्हाट्सएप पर एक समय जो है बच्चों की किडनैपिंग के बारे में झूठे संदेश चले थे। ठीक है, तो उस संदेशों को देखकर लोग भयभीत हो गए थे और उस भयभीत भीड़ ने लगभग 2 दर्जन निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। तो आप इसमें इसका एग्जाम्पल देते हुए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि विद्यमान सामाजिक विभाजन और तनावों को बढ़ाना। ऑलरेडी हमारे समाज में विभाजन है, तनाव है, तो आप इस पर लिखेंगे विद्यमान सामाजिक विभाजन या तनाव को बढ़ाना। इस पॉइंट में आप लिखेंगे कि समाज में विद्यमान जाति या सांप्रदायिक सामाजिक संघर्षों को भड़काने के लिए गलत सूचना फैलाने से क्या होता है, तनाव या हिंसा उत्पन्न हो सकती है। इसका भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें कि व्हाट्सएप पर एक नकली वीडियो 2013 में वायरल हुई थी। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। ठीक है, और इन दंगों में 62 लोग मारे गए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए थे। तो आप इसका जिक्र भी यहाँ कर देंगे। ठीक है, फर्जी खबर से जो राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे प्रभावित हो रही थी, ये पॉइंट हो गए हैं। अब हम 2 लाइन को ऐड करते हुए इन खबर से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है उसका सामना करने का उपाय लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी आई थी कि 64% भारतीयों को ऑनलाइन फर्जी खबरों का सामना करना पड़ा है। तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं, कितने परसेंट? 64% भारतीयों को ऑनलाइन फर्जी खबरों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हुए कि ये आंकड़े अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती हैं और फर्जी खबरों से उत्पन्न खतरों का सामना करने के निम्नलिखित उपाय करते हुए आप अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब आप उपाय बताएंगे। तो पहला उपाय में बताएंगे प्रभावी विधिक तंत्र का सृजन। विधिक तंत्र का सृजन। आप इसमें लिख सकते हैं कि हिंसा होने का अगर डर है या सीमित अवधि के इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है या दोषियों के अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए जो फर्जी खबर बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनके लिए कुछ कानून का भी निर्माण करें। और एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंगापुर सरकार ने इस तरीके का कानून बनाया था 2019 में, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डाल सकते हैं आप कि मध्यस्थों की जवाबदेही तय करना। इसमें हाँ, जनता को जो न्यूज़ मिलती है, फर्जी न्यूज़, वो कैसे मिलती है? व्हाट्सएप से मिलती है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक जैसे पता नहीं कितने सर्च इंजन हैं, उनसे मिलती है, सोशल मंच से मिलती है। तो उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कुछ विधिक प्रावधान होने चाहिए और साथ में जो सोशल मीडिया है, उसको भी स्वैच्छिक उपाय करने चाहिए इन सबको फर्जी खबरों को रोकने के लिए। तो आप ये पॉइंट डालेंगे। अगला आप इसमें शिक्षा और जागरूकता अभियान शुरू करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और अभियान शुरू करना। इसमें हम पॉइंट डालेंगे कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना और विशेष रूप से बच्चों को शिक्षित करना, क्योंकि बच्चों को फर्जी खबरों की पहचान होनी चाहिए ताकि वो आगे इसको प्रेषित ना करें। अगला पॉइंट डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे जितने भी सर्च इंजन हैं ज़्यादातर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, विदेशी हैं। तो हमें जो साझेदारी करनी पड़ेगी वो अंतर्राष्ट्रीय करनी पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्जी खबरों का सामना करने के लिए भारत को सिंगापुर जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। और भारत ने क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन घोषणा पर हस्ताक्षर भी किया है, तो उसका भी जिक्र हम कर देंगे, जो कि इस दिशा में एक सही कदम है। ठीक है, अब इसके बाद हम इनके आधार पर अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। निष्कर्ष में आप सरकार को गलत सूचना फैलाने वाले वेबसाइटों की निगरानी और उन्हें ब्लॉक करने के संबंध में आईटी अधिनियम 2008 का भी जिक्र कर सकते हैं, उसके प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए। और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 भी आया था, उसका भी आप जिक्र करते हुए अपने आंसर को फिनिश कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।